नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। तो शुरू करते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा से जुड़े बहुत सारे बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं और इन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं राजभाषा की परिभाषा पर। तो देखिए, प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित होते हैं। यूनेस्को के अनुसार राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई है, अर्थात जो भाषा एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती है या एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में प्रयुक्त होती है उसे ही हम लोग राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। भारत की संघ की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई है। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि हम लोग तो अधिकतर डॉक्यूमेंटेशन जो सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उनकी भाषा अंग्रेजी में देखते हैं, तो हिंदी को कैसे भारत की राजभाषा कह सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई है और भारत की सह राजभाषा अंग्रेजी स्वीकार की गई है। इसीलिए हम लोगों को सरकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेजी में देखने को मिलते हैं। घोषणा देखिए, राजभाषा की घोषणा कब की गई? भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1950 में गणतंत्र बना। इस गणतंत्र का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में यह उल्लेख था कि जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हो वह इस देश की राजभाषा है, लेकिन राजभाषा के कार्यों के निर्वाह में हिंदी भाषा की तैयारी को देखते हुए यह उल्लेख भी किया गया कि अंग्रेजी 1965 तक राजभाषा के रूप में काम में आती रहेगी और इस अवधि के दौरान हिंदी भाषा में साहित्य निर्माण के साथ साथ सभी क्षेत्रों में उसके प्रयोग के प्रयत्न किए जाते रहेंगे। अर्थात 1950 में जब संविधान का गठन हुआ उस समय ये तय किया गया कि देखिए, हिंदी अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है जिसे हम लोग प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग में ला सके। इसीलिए जब तक हिंदी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती है तब तक लगभग 1965 तक हम लोग अंग्रेजी का प्रयोग भी करते रहेंगे। ये थी राजभाषा की घोषणा। अब हम लोग देखते हैं राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र क्या है। देखिए, राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। शासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर, न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी और कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव। इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। यह कार्य अब तक अंग्रेजी के द्वारा होता रहा है। इसी का स्थान राजभाषा के रूप में हिंदी को दिया गया है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हिंदी प्रादेशिक या राज्य की भाषा को किसी प्रकार नुकसान पहुंचाएगी। हिंदी उनका पोषण ही करेगी और कर भी रही है। अर्थात राजभाषा के जो प्रयोग क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 4 है, जिसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा कहते हैं, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव की भाषा कहते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की भाषा कहते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं या प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनको हिंदी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि उनका पोषण ही करेगी, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम लोग प्रशासन के कार्य होते हुए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे बिंदु पर, जो है राजभाषा का संवैधानिक स्थान। किसी भाषा के राजभाषा बन जाने पर यह बात प्रमुख नहीं होती कि लोग उस भाषा को भावनात्मक स्तर पर स्वीकारते हैं या नहीं, परंतु संवैधानिक रूप से उसे ही राजभाषा का गौरव प्राप्त होता है। भारतीय संविधान की धारा 343 से 351 तक
राजभाषा हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसके संबंध में अनेक प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हिंदी और अंग्रेजी पूरे देश की सरकार अर्थात संघ या केंद्रीय सरकार की भाषाएं हैं और हिंदी 7 राज्यों की राज्य भाषा भी है। इस प्रकार औपचारिक रूप से हिंदी भारत संघ की राजभाषा और 7 राज्यों की राजभाषा है। संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है, राष्ट्रभाषा नहीं। अर्थात हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भारत सरकार के संविधान में ये तय है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। और राजभाषा से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिनका वर्णन हम लोगों को भारत संविधान की जो धारा है 343 से 351 इसके बीच देखने को मिलती है। हाँ, भावनात्मक रूप से ऐसा होता है कि कुछ लोग हिंदी को एज ए राजभाषा स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये संविधान में वर्णित है, इसलिए राजभाषा होने का गौरव केवल और केवल हिंदी को ही प्राप्त है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदुओं पर, जो है राजभाषा से जुड़ी समितियां। देखिए, राजभाषा से जुड़ी अनेक समितियां हुई है। मैं मुख्यों के यहाँ नाम ले रहा हूँ। राजभाषा आयोग, जिसे बाल गंगाधर आयोग कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीजी खेर आयोग कहते हैं, 1955। उसके बाद संसदीय राजभाषा समिति, गोविंद वल्लभ पंत समिति, जीबी पंत समिति 1957। उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963। उसके बाद राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 और राजभाषा नियम 1976। तो राजभाषा से जुड़ी ये कुछ प्रमुख समितियां थी। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा के बारे में हम लोगों ने अधिकाधिक जानकारियां प्राप्त कर ली। अब आते हैं राष्ट्रभाषा पर। देखिए, किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा समझी तथा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। यदि किसी राष्ट्र में एकाधिक राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग होता हो या वहाँ के संविधान में मान्यता प्राप्त हो, तो उनमें से ही सर्वाधिक रूप में प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त होता है। राष्ट्रभाषा का सम्मान देश को गरिमा और गौरव प्रदान करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय भावना से आंदोलित होकर लिखा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। अर्थात राष्ट्रभाषा जन जन की भाषा होती है या किसी भी राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी, पढ़ी, लिखी जाने वाली भाषा होती है। भारत में हिंदी भाषा की स्थिति ऐसी है जिसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हो सकता था या उसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है भी, परंतु संवैधानिक स्तर पर नहीं, भावनात्मक स्तर पर। स्वाधीनता पूर्व हिंदी की स्थिति क्या थी? देखिए, स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेताओं ने हर दृष्टि से स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जगाने की कोशिश की थी। राष्ट्रभाषा शब्द भी उस प्रसंग में आदर्श शब्द बन गया। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को छोड़कर अपनी भाषाओं के प्रति उन्मुख होना स्वाधीनता आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग हो। यह प्रस्ताव विदेशी भाषा के स्थान पर राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग की स्वीकृति थी। अर्थात स्वाधीनता से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर, मतलब कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा था कि ऑल इंडिया या पैन इंडिया स्तर पर हिंदी भाषा का प्रयोग हो। यह प्रस्ताव विदेशी भाषा के स्थान पर राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग की स्वीकृति थी। लेकिन स्वाधीनता के बाद क्या स्थिति हो गई, अभी देख लेते हैं। स्वाधीनता के पश्चात हिंदी की स्थिति देखिए, स्वाधीनता के बाद जब राष्ट्रभाषा हिंदी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित करने की बारी आई, तो इसके विपक्ष में अन्य भाषा के प्रतिनिधि दीवार बनकर खड़े हो गए और अपनी आपत्ति प्रकट की। विपक्षों के तुष्टीकरण हेतु अंततः हिंदी राजभाषा बनकर ही रह गई। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व संपूर्ण भारत हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता था। आज हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले या तो हिंदी भाषी है या पुरानी पीढ़ी या अन्य भाषा भाषी। संविधान ने हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया है, राष्ट्रभाषा के पद पर नहीं।
तथापि संविधान में हिंदी के विकास के संदर्भ में सामासिक संस्कृति का उल्लेख हिंदी के राष्ट्रभाषा रूप को प्रकट करता है। अर्थात स्वाधीनता के पश्चात हिंदी केवल राजभाषा बनकर रह गई, न कि राष्ट्रभाषा बनकर। ओके, अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र। देखिए, हिंदी को भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा होने का गौरव असंवैधानिक रूप से प्राप्त है। हिंदी का प्रयोग भारतवर्ष के विस्तीर्ण भौगोलिक भाग जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में होता है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलाकों में या 8 राज्यों में हिंदी का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। इस भाग को हिंदी भाषी प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ भारत के विभिन्न प्रदेशों में हिंदी के विशेष रूप प्रयुक्त होते हैं, यथा मुंबईया हिंदी, कोलकातिया हिंदी आदि। हिंदी के विविध रूप राष्ट्रभाषा के आधार स्वरूप है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि भारत में भले ही अनेक राज्य हैं, लेकिन 8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी का प्रयोग बहुत ही मुख्य रूप से होता है, और साथ ही साथ अनेक राज्यों में भी हिंदी का प्रयोग होता ही है, जैसे कलकतिया हिंदी, मुंबईया हिंदी। उड़ीसा में भी हिंदी का प्रयोग बहुत प्रचलन में है, मैं तो खुद उड़ीसा से हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पे, जो है राष्ट्रभाषा का मानक रूप। देखिए, राष्ट्रभाषा के विविध रूपों का व्याकरण सम्मत रूप या उनमें एक रूपता की उपेक्षा नहीं होती। विभिन्न अहिंदी भाषी लोग अपनी भाषा के साथ हिंदी का प्रयोग करते रहते हैं। उनकी हिंदी में उनकी अपनी भाषा की छाया होना स्वाभाविक है। यह राष्ट्रभाषा के विस्तार और स्वरूप की विशेषता है। राष्ट्रभाषा की विविधता में एकता का मूल मंत्र होता है। राष्ट्रभाषा देश की भावात्मक एकता को आधार प्रदान करती है। भारत एक लंबे समय तक विदेशी शासकों के आधिपत्य में रहा है। यहाँ मुस्लिम और अंग्रेजी शासन की राजभाषा क्रमशः फारसी और अंग्रेजी रही है, किंतु यहाँ राष्ट्रभाषा सदा से हिंदी रही है। तो इस बिंदु का मूल अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में है और वो ये कह रहा है कि मैंने करा था, तो वो भी राष्ट्रभाषा का एक स्वरूप है। और अगर उड़ीसा का कोई ये बोलता है कि मैंने वहाँ गया हुआ था, तो ये भी राष्ट्रभाषा का एक स्वरूप है। हाँ, व्याकरण को लेके कहीं कहीं थोड़ी सी समस्याएं हम लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यापक रूप से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त है। तो इस तरीके से हम लोगों ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा से जुड़े प्रायः सभी बिंदुओं पर विस्तार से अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।